मैं के आर बोरा, के आर क्लासेज में आपका स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। और पिछले लेक्चर में हमने डायमेंशन को कवर किया और हमने फॉर्मूले को चेक करना सीखा, यानी डायमेंशनल एनालिसिस से हमने फॉर्मूले को चेक किया। MKS टू CGS कन्वर्टर यूनिट को कन्वर्ट करना भी सीख लिया, ठीक है। और एक मिसिंग पार्ट हो किसी भी इक्वेशन के अंदर, जैसे कोई इक्वेशन है डायमेंशनल इक्वेशन है और उस इक्वेशन में मुझे बाकी सबकी यूनिट्स या बाकी सबकी डायमेंशन पता है और किसी एक की मिसिंग है तो उसकी मैं डायमेंशन निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब हम चलेंगे कि वो जो हम डायमेंशनल एनालिसिस अपन ने यूज किया, डायमेंशन का यूज किया, वो कहाँ तक वैलिड है, यानी उसकी लिमिट कहाँ तक है, और वो एग्जाम्पल करने से ही पता चलेगा। तो मैं कुछ और एग्जाम्पल करता हूँ जिससे मैं उसकी लिमिट तक पहुँच सकूँ कि इस रूल का यूज करके हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं, यानी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड है, यानी समय अवधि। ये 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। ध्यान देना, 3। इसका भी रीजन बताऊंगा 3 ही क्यों। 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। पहली फिजिकल क्वांटिटी है प्रेशर, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी है डेंसिटी, और तीसरी फिजिकल क्वांटिटी है एनर्जी। ये हम पढ़ चुके हैं, इसको ऊर्जा बोलते हैं हिंदी में, और डेंसिटी को बोलते हैं घनत्व, और प्रेशर यानी दाब, ठीक है। तो 3 फिजिकल क्वांटिटी है, तीनों डायरेक्ट फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमें एक फॉर्मूला ड्राइव करना है, यानी फॉर्मूला बनाना है, जिसमें किसका फॉर्मूला बनाना है, इसका फॉर्मूला बनाना है जिसमें ये तीनों आए, ठीक है। जैसे कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती, इसका मतलब होता है समानुपाती, ठीक है। ये प्रेशर, ये डेंसिटी और ये एनर्जी। इससे ये तो पता चल रहा है कि ये इन तीनों फैक्टर पर डिपेंड करेगा, यानी तीनों फिजिकल क्वांटिटी पर निर्भर करेगा। इन तीनों में से किसी को भी चेंज करूंगा तो ये चेंज होगी, बट एक्चुअल हमें ये निकालना है कि कितना चेंज करूं तो कौन कितना चेंज होगा। तो वो तो मुझे फॉर्मूले से पता चलता है। जैसे कि मैं एक फॉर्मूला लेता हूं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स का ही, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का एक फॉर्मूला था। जैसे F इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, ये m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस फॉर्मूले को थोड़ा और मॉडिफाई कर लेते हैं, यानी r स्क्वायर को ऊपर ले जाते हैं। तो कैपिटल G m1 m2 r की पावर -2, ठीक है। अब ये एक फॉर्मूला है, ये कांस्टेंट है, ये भी फिजिकल क्वांटिटी बट कांस्टेंट है ये, और m1 मास है, दूसरी बॉडी का मास है, और ये उन दोनों के बीच की डिस्टेंस की पावर -2 है। तो इस फॉर्मूले से हमें पता चल रहा है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, और इस पर डिपेंड कर रहा है। इस पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये फिक्स क्वांटिटी है, इसको मैं चेंज भी नहीं कर सकता। अगर मास को, अब देखो मास के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? समानुपाती। अगर ये समानुपाती है, यानी F है वो समानुपाती है m1 m2 के। क्यों? क्योंकि अगर इस क्वांटिटी को मैं इंक्रीज करूंगा तो ये क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और इस क्वांटिटी को अगर डिक्रीज यानी घटाऊंगा तो ये भी घट जाएगा। इसे बोलते हैं समानुपाती। बट अगर मैं इसके केस में देखूं, r के केस में, तो ये मेरा समानुपाती तो है r की पावर -2 के, बट व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती, क्योंकि इसको नीचे ले जाऊंगा r स्क्वायर। अब इसमें क्या होगा कि F r पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। किस तरीके से कर रहा है कि अगर मैं r को इंक्रीज करता हूं तो मेरा बल डिक्रीज हो जाएगा, यानी घट जाएगा, और अगर उसको मैं घटाता हूं तो ये मेरा बढ़ जाएगा। इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती।
व्युत्क्रमानुपाती यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो प्रोपोर्शनलिटी का पता लग गया। तो हमें ये नंबर्स निकालने हैं, माइनस है प्लस है नहीं है, तो इसके लिए क्या लगा दिया मैंने, a पावर b पावर c। अब मान लो अगर ये पावर प्लस में हुई, इसका मतलब ये इसके समानुपाती है, ये पावर माइनस में हुई तो इसका मतलब ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, और अगर ये प्लस हुई तो ये इसके समानुपाती है। तो मुझे थोड़ी और इंफॉर्मेशन मिलेगी निर्भरता की कि किस प्रकार से निर्भर है। ये तो पता लग रहा है कि इफेक्टेड होगा, बट कितना बढ़ाऊं तो कितना इफेक्टेड हो जाएगा, उससे मुझे फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड हो गया PDE। अच्छा जी, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा दिया, इसको हटाऊंगा तो एक इक्वलिटी का निशान आएगा। इक्वलिटी का निशान मतलब कि एक्चुअल में ये दोनों चीजें इक्वल हो जाएंगी। तो उसके लिए कांस्टेंट है जिसको मैंने K कांस्टेंट ले लिया, और क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये क्वांटिटी डायमेंशन लेस है। अब जब क्वेश्चन किसी चीज को दे दे तो वो लिमिट में चला जाएगा, बताऊंगा अभी कि ये लिमिटेशन में कैसे जाएगा। और यहाँ पे ये आ जाएगा प्रेशर की पावर A, डेंसिटी की पावर B और एनर्जी की पावर C। तो अब मुझे ये फॉर्मूले को ड्राइव करना है, यानी एक फॉर्मूला A B C की वैल्यू निकाल के लानी है, जिससे मैं बता दूंगा कि T के साथ इनका क्या रिलेशन है। अगर इसको बढ़ाऊं तो क्या होगा T पर, इसको घटाऊं इसको बढ़ाऊं तो क्या होगा T पर, और E को बढ़ाऊं या घटाऊं तो क्या होगा T पर। ठीक है, तो उसके लिए मुझे निकालनी है अब तीनों की डायमेंशन निकालनी है, क्योंकि डायमेंशनल एनालिसिस ही पढ़ रहे हैं तो डायमेंशन का तो यूज होगा, यानी वीमा निकालनी है। तो वीमा निकालने के लिए देखो, इसकी वीमा हम निकाल चुके हैं पहले, तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनकी डायमेंशन निकालिए। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस में रहोगे तो धीरे धीरे याद भी हो जाती है ये क्वांटिटीज। इसकी हो जाएगी ये डायमेंशन m1 L2 T - 2। ठीक है, ये होती है एनर्जी की, वर्क के बराबर ही होती है। वर्क के बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, और बल की होती है m1 L1 T - 2 इंटू विस्थापन का L1 आएगा, L1 इसके साथ आएगा L2, ये मैं बता चुका हूं पीछे। अब बात करते हैं डेंसिटी की डायमेंशन। तो डेंसिटी, तो मैंने बताया डेंसिटी एक ड्राइव्ड यूनिट है, यानी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसका रिलेशन बेसिक फिजिकल क्वांटिटी से होगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला, तो डेंसिटी यानी घनत्व इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, यानी किसी वॉल्यूम में कितना मास है। जैसे मान लो ये कमरा है, इस कमरे में अगर 100 हैं, 100 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो इसका घनत्व क्या होगा, क्योंकि घनत्व का मतलब होता है कि कितना मास कितने वॉल्यूम में है। ठीक है, तो लोगों का घनत्व, तो जितने ज्यादा लोग होंगे, तो ये फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का। तो डेंसिटी इक्वल टू m/v। अगर ये मेरा फिक्स रहता है, ये अगर मेरा फिक्स रहता है, तो अगर मास को मैं ऊपर बढ़ाऊं तो डेंसिटी मेरी बढ़ जाएगी, मास को घटाऊं तो डेंसिटी मेरी कम हो जाएगी। अगर ये फिक्स रहता है, तो अगर इसको इंक्रीज करूंगा तो ये मेरा डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इस केस में मेरा डी इनवर्सली यानी व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती बताया। तो ये जब m कांस्टेंट है तो ये रिलेशन आएगा, अगर v कांस्टेंट है तो रिलेशन आएगा ये, कांस्टेंट मतलब फिक्स। तो अगर वॉल्यूम फिक्स कर दूंगा तो डेंसिटी डिपेंड ओनली मास पर करेगी, क्योंकि वॉल्यूम तो चेंज हो नहीं सकता। और अगर मास को कांस्टेंट रख दूंगा तो वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा, और दोनों को कांस्टेंट रख दूंगा तो डेंसिटी मेरी कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो देखो, अच्छा जी, अब यूनिट क्या हो जाएगी, मास की होती है केजी और इसकी होती है मीटर क्यूब। बेसिक यूनिट में आ गया है, बेसिक यूनिट में आते ही मैं इसकी डायमेंशन लिख सकता हूं। तो मास के लिए m1 आएगा, ठीक है,
मीटर क्यूब नीचे, ऊपर जाएगा L-3 और टाइम है ही नहीं तो टाइम मेरा 0 हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी की डायमेंशन हो गई है, डेंसिटी की डायमेंशन हो गई है। अब देखते हैं प्रेशर की डायमेंशन। प्रेशर यानी दाब, और दाब दो फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। कौन कौन सी? बल पर यानी कि फोर्स, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे कि मान लो ये डस्टर है, इस डस्टर पे मैं फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, तो ये जो मैं फोर्स लगा रहा हूं, ये फोर्स कितने कांटेक्ट, यानी यहां पे कुछ कांटेक्ट हुआ है तो उस कांटेक्ट का एरिया, ये एरिया हो गया, और उस पर कितना बल लगा उस पर डिपेंड करेगा। तो प्रेशर होगा, यानी मैंने बल लगाया किसी एरिया पर तो वो होगा मेरा प्रेशर यानी दाब। जैसे ये दीवार बोर्ड पे अगर मैं फोर्स लगाता हूं तो ये रहा, तो ये इतने एरिया में फोर्स लगाया तो यहां पे प्रेशर अलग होगा। क्लियर? तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया F/A, फोर्स अपॉन एरिया। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर भी वही रूल है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा तो ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना एरिया छोटा होगा बल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना एरिया कम होगा, मतलब एरिया को अगर इंक्रीज करूंगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा, और अगर इसको डिक्रीज करूंगा तो ये इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में? अगर बल मेरा स्थिर है यानी कांस्टेंट है। अगर मेरा एरिया कांस्टेंट हो गया तो बल पर डिपेंड करेगा। कौन? प्रेशर। बट मेन है हमारा यहाँ डायमेंशन निकालना, यानी कि विमा निकालना। तो विमा निकालने के लिए इसकी विमा मुझे पहले से ही पता है, क्या है? M1L1T-2, क्योंकि पीछे क्लासेज में निकाल चुका हूं। और एरिया होता है, एरिया का हो जाएगा L², यानी मीटर स्क्वायर होता है तो ये L2। ठीक है, L2 ऊपर आएगा, L-2 माइनस का 2 1 को खा जाएगा तो -1 बचेगा। तो इसकी डायमेंशन हो गई M1L-1T-2। ठीक है, तो अब हमने क्या किया? इन तीनों की डायमेंशन हमने निकाल ली। तो मैं लिख देता हूं यहां पे डायमेंशन प्रेशर की, मेरी प्रेशर की डायमेंशन आई है M1L-1T-2। घनत्व की आई है M1L-3 और T0, और डेंसिटी की यानी ऊर्जा की हमारे पास है M1L2T-2। ठीक है, तो हमने डायमेंशन अभी निकाल दी। इसका मतलब अभी तक हमारे रूल सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, कोई लिमिटेशन नहीं आई है। ठीक है, चलते रहेंगे। क्या हमारा फॉर्मूला क्या था? T = डायमेंशन लेस कांस्टेंट था, यहां पर मेरा प्रेशर था, पावर A, यहां पर मेरी डेंसिटी थी, पावर B, डेंसिटी छोटे d से लिख देता हूं, और यहां पर मेरा एनर्जी थी, उसकी पावर C। इसकी डायमेंशन मैंने निकाल ली, इसकी मैंने निकाल ली, इसकी निकाल ली, इसकी मुझे पता ही है क्योंकि टाइम पीरियड यानी यूनिट होगी सेकंड, और सेकंड के लिए T1 आएगा। तो डायमेंशन लिख दो यहाँ पे, इक्वेशन बनाओ, डायमेंशनल इक्वेशन। तो ये हो जाएगा M0L0T1, टाइम पीरियड की डायमेंशनल लेस, इसकी डायमेंशन है ही नहीं तो ये तो पार्ट करेगा नहीं, तो ओनली प्रेशर की। तो प्रेशर की क्या आएगी? प्रेशर की है M1L-1 और T-2 की पावर A। क्लियर? उसके बाद डेंसिटी की है ये रही M1L-3 T0 की पावर B। उसके बाद एनर्जी की, और एनर्जी की है M1L2T-2, यानी M1L2T-2 की पावर C। ठीक है, तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन में इधर MLT, तो इसको भी MLT की फॉर्म में लिख सकता हूं। कैसे? M का सारा पार्ट एक साथ ले लो, L का एक साथ, T का एक साथ। तो देखो यहां पे M की पावर 1 की A, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इससे 1A B और C, तो ये मेरा बनेगा M। तो M का क्या हुआ?
यहाँ से आएगा a, ठीक है a। इसके बाद ये पावर b और ये फैक्टर दोनों सेम है, उनकी पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये a प्लस b, और एक यहाँ m है तो m1 और ये c हो जाएगा प्लस c। ऐसे ही मैं l के लिए लिखता हूँ, l में माइनस का 1a तो माइनस का a, इधर देखो माइनस का 3 और b यानी माइनस 3b, और यहाँ 2c यानी प्लस का 2c, ठीक है। इसके बाद टाइम को एक साथ ले लेते हैं, तो टाइम यहाँ पे माइनस का t के लिए माइनस का 2a, यहाँ पे 0 और यहाँ पर माइनस का 2c। लो जी, तो ये किसके इक्वल है, ये इसी के इक्वल है, m0 l0 t1। अब ये दोनों आपस में इक्वल है, तो m की पावर इसके इक्वल हो सकती है, यानी कंपेयर कर दूंगा, यानी तुलना करने पर। तो कंपेयर करने पर क्या आएगा, देखो ये a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर, ठीक है। l यहाँ पर 0, l यहाँ पर माइनस का a प्लस माइनस 3b प्लस 2c 0 के बराबर, माइनस का a माइनस का 3b प्लस का 2c इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद t का कंपोनेंट है माइनस का 2a, तो माइनस का 2a माइनस का 2c इक्वल टू 1। अब देखो हमारे पास वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर राशि। तो हमारे पास 3 चर राशियां हैं जो है a, b और c, और उनको सोल्व करने के लिए 3 ही इक्वेशन है। तो मैथ क्या कहती है, यही बोलती है कि अगर आपके पास 3 इक्वेशन हो, 3 वेरिएबल हो, तो आप उन तीनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक है, सिंपल है, यहां से आप तीनों इक्वेशन का यूज करके मैं a b c की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो यहां से देखो माइनस का 2 कॉमन आएगा, डिवाइड में जाएगा, तो माइनस का 1/2 होगा। तो यहाँ माइनस का 2 मेरा कॉमन आया, यहाँ बचेगा a, यहाँ बचेगा प्लस का c इक्वल टू 1। सिंपल मैथ है और कुछ नहीं। उसके बाद ये a प्लस सी इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक है। अब देखो ये a प्लस सी यहाँ पर तो नहीं रख सकता, बट यहाँ रख सकता हूँ। तो a प्लस सी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इस इक्वेशन को सोल्व कर दें। तो इस इक्वेशन से क्या होगा, a प्लस सी, उसकी जगह माइनस का 1/2 रखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद प्लस b इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू आ गई प्लस 1/2। लो जी, b तो आ गया। अब क्या करते हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या c की निकाल लो, c की वैल्यू निकाल लेते हैं चलो। तो c इक्वल टू आएगा मेरा माइनस 1/2 और माइनस का a, ये मेरा c आ गया। b मैंने निकाल ही लिया है 1/2, तो क्यों ना यहाँ पर मैं c की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से और b की वैल्यू पुट कर दूँ यहाँ से। तो ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो माइनस का a, जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत धीरे धीरे से। तो माइनस का a एंड माइनस का 3, b की वैल्यू 1/2 है तो 1/2, ठीक है। फिर प्लस 2 और अंदर मल्टीप्लिकेशन c की वैल्यू माइनस का 1/2 और माइनस का a इक्वल टू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। इसको और सोल्व करते हैं। तो ये माइनस का a होगा, ये माइनस का 3/2 होगा, ठीक है। ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, और ये मेरा माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 बनेगा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस का 2a इक्वल टू 0, ठीक है। ये माइनस का 2a, ये माइनस का a, तो ये माइनस का 3a ऐड हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का माइनस का 3/2 और माइनस का 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूँ, एलसीएम ले लेता हूँ 2, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो ये मेरा 3 आएगा, यहाँ मेरा प्लस बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 आएगा तो 5/2 हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस यहाँ से कॉमन लेके गायब हो सकता है, ठीक है।
तो 3a किसके इक्वल आएगा, माइनस का 5/2 के इक्वल। 3 और 2 5/2, ये प्लस का रह जाएगा, माइनस मेरा खत्म हो जाएगा। या फिर एक काम करो, इसको यहाँ से यहाँ ले जाओ, तो ये मेरा प्लस का रहेगा, इस माइनस को फिर मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर मेरा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3a इक्वल टू 5/2 और a इक्वल टू आएगा माइनस का 5/6। लो जी, a की वैल्यू भी आ गई। अब कुछ नहीं, यहाँ पे c इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस का a दे रखा है, सीधा -5/6 इसको पुट कर दूंगा। तो यहाँ देखो c की वैल्यू, c इक्वल टू माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 5/6। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 12, ठीक है, 6 तो माइनस का 6, उसके बाद प्लस 2 10, यानी ये बनेगा 4 प्लस का 4 डिवाइड बाई 12, यानी 1/3 आंसर आया प्लस के साथ। समझ रहे हो? तो हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो लिख देता हूं मैं यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। जो मेरी ए की वैल्यू है वो है माइनस का 5/6, जो मेरी बी की वैल्यू है वो है 1/2 और जो मेरी सी की वैल्यू है वो है, कहाँ गई सी, सी रहा, तो सी की वैल्यू 1/3। ठीक है, चलो अब इन वैल्यू को मैं ऊपर पुट करता हूं। तो t इक्वल टू हो गया k p की पावर 1 यानी माइनस का 5/6 और डेंसिटी 1/2 और एनर्जी 1/3। तो देखो ये फॉर्मूला बन गया, यानी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी बढ़ गई कि पहले मुझे पता था ये इन पे डिपेंड कर रहा है, अब मुझे पता था किस प्रकार से डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि t जो है वो p के तो समानुपातित हो ही नहीं सकता क्योंकि पावर माइनस में है, तो ये नीचे जाएगा फॉर्मूले में, यानी ये फॉर्मूले में नीचे रहेगा, ये दोनों फॉर्मूले में ऊपर रहेंगे। जो फॉर्मूले में नीचे रहेगा वो इनवर्सली, यानी अगर इसको मैं इंक्रीज करता हूं तो सिंपल सी बात है t को कम होना पड़ेगा। अब किस रेशो में कम होगा, ये पावर्स के ऊपर। यहां पे डेंसिटी है तो डेंसिटी इस केस में प्रोपोर्शनल है, यानी अगर डेंसिटी को अगर मैं इंक्रीज करता हूं तो टाइम भी इंक्रीज होगा, बट किस वे में होगा वो इनकी पावर पे डिपेंड करता है। उसके बाद E, तो एनर्जी भी सेम केस, एनर्जी को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो T इंक्रीज होगा। ठीक है, अब यहां पर एक लिमिटेशन आती है कि मैं इसकी, यानी मेरा जो फॉर्मूला है वो एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो डिफाइन हुआ ही नहीं, इसके बारे में इस रूल ने हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, यानी डायमेंशन का यूज लेके मैं इसको तो निकाल ही नहीं पा रहा हूं। समझ रहे हो? तो ये आ गया लिमिटेशन में चला जाएगा। लिमिटेशन में मतलब कि भैया अब डायमेंशनल एनालिसिस, यानी डायमेंशन यानी विमा का यूज करके मैं किसी डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसके बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो ये लिमिटेशन में चला गया। दूसरी जो लिमिटेशन है वो यहीं पे है। देखो मैंने क्या बताया था कि जब मैंने 3 यानी कोई एक फिजिकल क्वांटिटी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। क्लियर? अभी हमने जो क्वेश्चन लिया उसमें यही बताया गया। तो एक फिजिकल क्वांटिटी थी 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, जिसको सोल्व करने पर 3 इक्वेशन बनी थी और 3 वेरिएबल मुझे निकालने थे। ध्यान से समझना। बट अगर मैं ये लेता हूं कि मेरी एक जो 1 फिजिकल क्वांटिटी है ये 1 2 3 ना 4 पे डिपेंड करती, तो अगर ये 4 पर डिपेंड करती तो यहां अब वेरिएबल हो जाते 4। वेरिएबल कितने होते? 4, बट इक्वेशन कितनी रहती? 3 ही इक्वेशन रहती। तो ये आप सोल्व करके देख लेना, इक्वेशन 3 ही बनेगी बट वेरिएबल हो जाएंगे 4। कैसे?
अगर मान लो यहाँ मैं बढ़ा देता हूँ कोई भी एक्स वाई जेड है, जैसे एक्स है और ये डी हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें एम एल टी होगा, इसमें एम एल टी होगा, इसमें एम एल टी होगा। एम एल टी तो नॉर्मल सी चीज़ है, किसी में एम जीरो हो नहीं भी हो, पर एम एल टी की फॉर्म में होगा, ये भी एम एल टी की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब इन चारों में से एम आते तो यहाँ पर कितने फैक्टर आते? 4 आते, नहीं आते? ठीक है। फिर मैं एल को लेके आता तो एक फैक्टर यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से और चौथा वहां से। तो इस इक्वेशन में भी 4 वेरिएबल होते, मान लो 1-2 नहीं होते, बट किसी एक इक्वेशन में 4 वेरिएबल तो होते। और जब मैं टी को कंपेयर करता तब भी, तो ये 3 फैक्टर बनते, इन 3 फैक्टर को कंपेयर करके मैं 3 इक्वेशन निकालता, बट वेरिएबल मेरे पास रहते 4, 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल। तो ये लिमिटेशन में चला गया। तो फर्स्ट नंबर की लिमिट ये रही और दूसरी नंबर की लिमिट मेरी बन गई लिमिटेशन। यानी लिमिटेशन का मतलब होता है सीमा, कि ये रूल यहीं तक ही काम करेगा, अगर इसके बाद गया तो ये रूल फॉलो नहीं होगा। तो ये रूल फॉलो नहीं होता है, लिमिटेशन लग गई कौन सी? कि एक फिजिकल क्वांटिटी ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करे तो ही मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूं, वरना अगर 4 पे डिपेंड करे तो मैं ये यूज नहीं कर सकता, ठीक है। और फर्स्ट लिमिट मैंने क्या बताई थी? फर्स्ट लिमिटेशन बताई, ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो पार्ट ही नहीं लेता इस फॉर्मूले। जब इसको सोल्व किया तो के ने पार्ट लिया? नहीं लिया। तो के की वैल्यू क्या बताऊं मैं? कुछ नहीं, वो तो उसने दे दिया, तभी उसने के दिया था और उसने बोला था कि के डायमेंशन लेस है। तो देने मतलब अगर उसने क्वेश्चन में पहले से ही दिया है कि ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब उसे लिमिटेशन का पता है कि मेरा जो रूल मैंने बनाया हुआ है वो रूल तब वैलिड होगा जब इसको मैं बता दूंगा डायमेंशन लेस है। अगर मान लो यहाँ ये डायमेंशन लेस नहीं होता, ये तो फॉर्मूला ही गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि इक्वलिटी का निशान ये बोलता है कि इन तीनों की डायमेंशन मिलके एक ऐसी डायमेंशन बनाएगी जो डायमेंशन इस डायमेंशन के इक्वल होगी, इसलिए डायमेंशन लेस है। अगर इसकी डायमेंशन होती तो फॉर्मूला गलत हो जाता, ठीक है। 2 लिमिटेशन अपन पढ़ चुके हैं, और क्वेश्चन सोल्व करते हैं जिससे और लिमिटेशन का पता चलेगा। तो हमने अभी ये क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन सोल्व किया, उस क्वेश्चन में क्या पता लगा? कि हमें पता लगा कि हमने जो रूल पढ़ा पिछले लेक्चर में, जो रूल पढ़ा उस रूल की लिमिटेशन भी है। यानी ये इस लिमिट यानी इसकी सीमा यहाँ तक है, यहाँ तक ये वैलिड है, इसके बाद जो है वहाँ पर ये वैलिड नहीं है। उसमें से हम 2 पढ़ चुके हैं। 2 मतलब कि अगर मुझे एक्चुअल फॉर्मूला ड्राइव करना है तो उस फॉर्मूले के डेरिवेशन में डायमेंशन लेस कांस्टेंट की मैं कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो इस फॉर्मूले को पूरा तो मैं कर ही नहीं सकता था। दूसरी लिमिटेशन थी, अगर 3 फिजिकल क्वांटिटी को छोड़ के 4 फिजिकल क्वांटिटी पर अगर डिपेंड करे तो भी मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकता। उसके लिए प्रॉब्लम ये आ गई कि मैथ ये बोलते हैं 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल सोल्व करो, बट अगर 3 इक्वेशन 4 वेरिएबल तो पॉसिबल नहीं है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था फॉर्मूले को चेक करना, ठीक है। फॉर्मूले को चेक करके तो जैसे मान लो एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि काइनेटिक एनर्जी जैसे कि 1/2 एक mv² दे रखा है, एक फॉर्मूला दे रखा है कि 3/16 mv², एक फॉर्मूला दे रखा है k = m × a, और एक फॉर्मूला दे रखा है k = m²v³, और एक फॉर्मूला दे रखा हो शायद चलो यही देखते हैं, अभी इतना ही देख लेते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि हमें ये 4 फॉर्मूले चेक करो। तो चेक करने के लिए हमारे पास रूल है, क्या रूल है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, यानी एक रूपता का सिद्धांत। तो मुझे डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो ये काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये? काइनेटिक एनर्जी, के का मतलब गतिज ऊर्जा, और मैंने क्या बोला था? ऊर्जा चाहिए कैसे भी हो, डायमेंशन क्या होगी? तो के की डायमेंशन तो मुझे पता है, क्या है? m1l2t- सब ऊर्जा की डायमेंशन यही होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसको नीचे से चेक करते चलो एक ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर लेते हैं, फिर ये कर। मुझे तो पता है कि कौन सा, तुमको भी पता है सही है कौन सा है, बट फिर भी चेक तो करना ही पड़ेगा, ठीक।
जैसे मान लो ये k इक्वल टू एम ए है, ठीक है, तो यहाँ पर मास की डायमेंशन हो जाएगी m1 और इसकी डायमेंशन हो जाएगी L1T-2। तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा मेरा m1 डायमेंशनल फॉर्मूला L1T-2। लो जी, फॉर्मूला रॉन्ग है, बराबर आया ही नहीं। क्लियर? अच्छा जी, उसके बाद देखो ये फॉर्मूला रॉन्ग हो गया, तो इसका तो काम तमाम, हटाओ। गलत चीजें क्यों लिखे। उसके बाद देखो ये वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। तो K1M1L2T-2, ठीक है, तो 3/16 न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं। अब आता है m, यानी मास को बता रहे हैं, तो मास की होती है L, नहीं m1 होती है, ठीक है। अब मैं वेलोसिटी की बात करता हूं, तो वेलोसिटी का स्क्वायर है, तो वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है L1T-1, और v स्क्वायर की क्या हो जाएगी, यहां पे स्क्वायर लग जाएगा, तो ये बन जाएगी L2T-2। इसके साथ ये भाई साहब ऐड होंगे, तो ये मेरा बन जाएगा M1L2T-2, मैच कर गई। इसका मतलब ये फॉर्मूला राइट है। देखो मैं अभी रूल से चल रहा हूं, जो वो रूल बता रहा था मैं वो रूल फॉलो कर रहा हूं, और उससे मैं फॉर्मुलेशन देख रहा हूं कि भाई ये फॉर्मूला ठीक है कि नहीं है। तो जी ये फॉर्मूला राइट है तो ठीक है, मैं इसको रहने देता हूं यहीं पे, जो राइट है वो यहीं रुपए रहेंगे बोर्ड पे। अब देखते हैं, ये मेरा राइट हो गया, इसको देख लेते हैं। तो एम स्क्वायर यानी एम, देखो यहां पे पहले ही बोल रहा है एम स्क्वायर, मतलब कि मेरा मास है उसका डबल। ये बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं मास का स्क्वायर, चलो फिर भी। अब वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का भी मैंने पढ़ा L1T-1, और क्यूब लगा रखा है तो ये L3T-3। ये इसके साथ ऐड होगा, कभी भी फिट बैठ नहीं सकता, मैच नहीं होगा। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी मेरा गलत है। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें देखो ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मास और ये वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी सेम है, डिट्टो सेम, बस न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। तो ये फॉर्मूला भी बिल्कुल राइट ही होगा। तो एक क्वांटिटी के दो फॉर्मूले, इसका मतलब इनमें से कोई एक ही सही है। आगे लिमिटेशन, लिमिटेशन नंबर, लिमिटेशन मतलब बाउंड, सीमा, यानी रूल काम नहीं कर रहा, तो थर्ड नंबर की लिमिटेशन आ गई। क्या आ गई लिमिटेशन, कि मैं एक्चुअल फॉर्मूला जैसे ये 1/2 और 3/16 mv², तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला राइट है वो मैं नहीं निकाल सकता। ये है या राइट, यही है। वैसे तो मुझे पता है ये फॉर्मूला यही राइट होता है। अब हमारे रूल से तो ये भी ठीक है और वो भी ठीक है, जो हमने पढ़ा, दोनों ही उसको फुलफिल कर रहे हैं, यानी उसके रूल्स को ब्रेक नहीं कर रहे हैं। बट फिर भी ये गलत है और ये सही है, तो ये गलत किस बेस पे है वो इसने नहीं बताया, तो ये लिमिटेशन नंबर थर्ड में चला गया। समझ गए? अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन क्या, लिमिटेशन नंबर एक और लिमिट है। ठीक, अब एक और चीज लेते हैं, एक एग्जांपल। जैसे मान लो वर्क का एग्जांपल था अपने पास। वर्क यानी W का फॉर्मूला मैंने बताया था, एक FS cos ऑफ थीटा, ये मैंने बताया था सबको। तो इस फॉर्मूले को अगर मान लो मुझे ये फॉर्मूला दे दे FS cos ऑफ थीटा, ठीक है, अगर मुझे इस फॉर्मूले का निर्माण करना हो, किससे, डायमेंशन का यूज करके, तो वही बात हो जाएगी कि ये कोस थीटा है वो उस, इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं, तो डायमेंशन लेस। तो ये कोस थीटा और साइन थीटा फॉर्मूले में आए कैसे, साइन थीटा और कोस थीटा, कब साइन थीटा आएगा कब कोस थीटा आएगा, ये सब चीजें। तो उसके लिए भी ये कोई, ये वाला जो डायमेंशन एनालिसिस है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। किसी के फॉर्मूले में कोस थीटा आ रहा हो, साइन थीटा आ रहा हो, लॉग आ रहा हो, e⁻x यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा हो, तो ये जो फंक्शन आते हैं किसी फॉर्मूले में, ऐसा तो नहीं है कि फंक्शन नहीं आते,
हर कोई फॉर्मूले में, जैसे ये फॉर्मूला बताया मैंने, इस फॉर्मूले में आया है कोस थीटा, तो इसका मैं बता सकता हूँ ये फोर्स है, ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों की विमा इसकी विमा को सेटिस्फाइड करती है, तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा, उसके हिसाब से फॉर्मूला बनेगा। ये एक्चुअल फॉर्मूला ये होता है, एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है, कोस ऑफ थीटा। तो अगर मान लो मैं उसने बता दिया कि वर्क है वो दो पर डिपेंड करते हैं, फोर्स पर और किस पर, डिस्प्लेसमेंट पर यानी विस्थापन पर। दो से मैं फॉर्मूला निकालूंगा, चल यहां तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, बट मैं यहां तक कैसे पहुंचूं, क्योंकि कोस थीटा के डायमेंशन वगैरह कुछ होते ही नहीं है, तो इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। तो ये लिमिटेशन नंबर 4। तो बात समझ में आई, मतलब छोटी सी बात है कि जो थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर में हमने कवर किया, जिस प्रिंसिपल को कवर करके यानी पढ़ के हमने डायमेंशन निकालना सीखा, उसके बाद फॉर्मूले को चेक करना सीखा, फॉर्मूला बनाना सीखा, और उन सब का यूज, मतलब कल परसों जो एग्जाम्पल लिए थे, पिछले लेक्चर में जो एग्जाम्पल लिए थे, वो आराम से हो रहे थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। बट जब हमने और क्वेश्चन करके देखे तो हमें लिमिटेशन का पता चला कि ये यहां तक लिमिट है, अगर इससे पार अगर जाऊंगा तो ये रूल नहीं काम करेंगे। तो वो मैंने लिमिटेशन आपको चारों लिमिटेशन बताई, यानी वो ना तो वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट के बारे में बताता है कुछ भी, ना ही वो फंक्शन यानी ये कोस थीटा साइन थीटा log e की पावर x, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, और ना ही अगर मुझे कोई फिजिकल क्वांटिटी 4 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है तो मैं फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकता, समझ रहे हो। तो ऐसे ही क्या है कि ये चारों लिमिटेशन, यानी ये लिमिटेशन हो गई उस विश्लेषण की, यानी डायमेंशन का यूज करके जो मैं कुछ कर सकता हूं उसमें अड़चन, भाई ये ठीक है, इनका ध्यान रखना, तो आप सोल्व करोगे तो ठीक है, सब सोल्व हो जाएगा। बट अगर इनका ध्यान नहीं रखा तो फिर गलती पाई जाओगे। क्लियर। तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन करते रहना, फॉर्मूले चेक भी करते रहना, बस इनका ध्यान रखना लिमिटेशन का। बाकी फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम पढ़ेंगे मेजरमेंट यानी मापन के बारे में, ठीक है। और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।